हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार। प्राइम न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपके साथ पंकज पांडे बताऊंगा, आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, आपको तमाम अपडेट्स कि आखिर क्या है आज खबर में। तो आज खबरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत ही खराब रहा, कह सकते हैं। सीधे स्तर पर कहें, सीधे तौर पर कहें तो यूपी के लिए आज का दिन बेहद ही खराब रहा है। आज बहुत सारी दुखद घटनाएं घटी हैं और इनमें तीन जगह पर अग्निकांड का आज सामना किया यूपी के लोगों ने। और उसमें सबसे जो प्रमुख था, सबसे खतरनाक था, सबसे भयानक था, वो तो कानपुर का है। कानपुर में बीती रात देर रात आग लगी और वो आग अभी तक भड़की हुई है। फिलहाल देखिए, जो इन पूरे मामले में बात सामने आ रही है कि करीब करीब 10 अरब का नुकसान अब तक हो चुका है। अब से कुछ देर पहले डिप्टी सीएम ने वहां का दौरा किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिया था बाकायदा डिप्टी सीएम को कि आप वहां पर जाएं और वहां पर जानकारी जुटाएं, आकलन करें और चीजों को समझें कि आखिर दिक्कतें कहां पर किस तरीके की हुई हैं। इसमें एक बात सामने यहां पर आ रही है, जो एक बड़ी बात सामने आई है इस मार्केट में। दरअसल हुआ यह है कि शॉर्ट सर्किट आग की वजह तो बना है, ठीक है, कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन जब आग लगी उसके बाद इस आग पर काबू पाने में इतना वक्त क्यों लगा? इसके पीछे एक बड़ी वजह यह आई कि कानपुर में 3 साल पहले जो फायर ब्रिगेड की टीम है, फायर ब्रिगेड की जो टीम है, वहां पर उसे जो हाइड्रोलिक जो दमकल की गाड़ियां होती है, हाइड्रोलिक जो सिस्टम होता है, वो उपलब्ध कराया गया था। लेकिन वो हाइड्रोलिक सिस्टम अभी काम नहीं करता है और इस वजह से आग पर काबू पाने में दिक्कत हुई है। दूसरी बात जो यहां पर सामने आई वो ये कि यहां पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दुकानदार लगातार वहां पर काम कर रहे थे जिनके पास एनओसी नहीं था फायर डिपार्टमेंट का। तो एक बड़ी वजह की जो ये दुकानें थी, कपड़ों की दुकानें थी। यहाँ हमराज मार्केट में जो एआर टावर है और ऐसे लगते 4 टावर वहां पर मौजूद थे हमराज मार्केट कॉम्प्लेक्स में। तो वहां पर ये बात सामने आई है कि उन बिल्डिंग्स में पहले तो ये था कि फायर डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है, जिससे आप जाहिर सी बात है उस आग पर काबू पाते हैं, तो ऐसा कोई भी उपकरण जो था वो काम करता शायद नहीं पाया गया। ये भी एक बड़ा कारण सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए समय समय पर मॉक ड्रिल कराया जाता है, ऐसे भीड़भाड़ इलाकों में जरूर कराया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या अगर कभी आग लगे तो वहां मौजूद लोग आग पर काबू पा सकेंगे या नहीं। क्योंकि होता यह है कि जब तक आग लगने की खबर जब तक दमकल कर्मियों को दी जाती है, फायर ब्रिगेड को दी जाती है और जब तक वहां से गाड़ियां निकलती है, तब तक आग काफी भड़क चुका होता है। तो ये हमेशा सुनिश्चित करना चाहिए होता है और की भी जाती है हर जगह कि किसी भी तरीके से हो सके कि वहां पर जो मौजूद लोग हैं उन्हें इस बात की जानकारी रहे कि वो आग जब इनिशियल स्टेज में हो, जब आग भड़कना शुरू कर रही हो, तो उस पर कैसे काबू पाया जाए। कैसे आपके पास वो सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप आग पर काबू पा लेते हैं, और अगर नहीं तो फिर कैसे आपको उस पर रेत फेंकना होता है या पानी फेंकना होता है। हालांकि देखिए, शॉर्ट सर्किट वाले मामले में एक बड़ा जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है और एक बड़ी समस्या आती है वो यही कि शॉर्ट सर्किट से अगर आग लगी है तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हुआ है, कोई डिफॉल्ट हुआ, और ऐसे में फिर आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये बात स्पष्ट कहा जाता है, हिदायत दी जाती है। जब भी मॉक ड्रिल होता है तो ये बात बताई जाती है कि हाँ, आप रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पर पानी का इस्तेमाल आप ना करें। पानी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो कुशल प्रशिक्षित जो फायर ब्रिगेड जो फायर फाइटर्स हमारे होते हैं वही कर सकते हैं। तो बड़ी समस्या यही थी कि एक तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और वो भी बताया जा रहा है कि करीब 2:30-3 बजे के आसपास में आग लगी। जाहिर सी बात है उस वक्त कुछ लोग अंदर रहे होंगे, तो जब तक उन्हें जानकारी मिली होगी तब तक जो आग काफी भड़क गई और देखते देखते फिर एक पहले तल से दूसरे तल, तीसरे तल, चौथे तल तक आग भड़की और एक टावर से लेकर फिर 3-4 टावर तक पहुंच गई वो। तो आग लगने की सबसे बड़ी वजह ये सामने आई। आग तो चली लगी, ठीक है कि एक दुर्घटना थी, एक हादसा था। अब सवाल यह है कि क्या जो वहां पर कारोबारी हैं कपड़े के, क्या वो उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा था? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आमतौर पे जो कारोबारी होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो बीमा करा कर रखे होते हैं। तो अच्छी बात होगी अगर कि उन्हें जो है अगर वो बीमित हो, यानी कि इंश्योर्ड हो, तो फिर तो दिक्कत नहीं है। साथ ही सरकार ने भी मुआवजे की बात कही है। हालांकि इस पर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर दौरा कर चुके हैं। एक जो सबसे अजीब बात सामने आई कि जब ये हादसा पेश आया, इस हादसे के बाद से अखिलेश यादव का ट्वीट आता है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि पहले ही व्यापारी जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से और कोरोना की वजह से उसकी मार झेल चुके हैं और अब देखिए ये अग्निकांड हो गया है।
वो उम्मीद करते हैं कि सरकार उचित मुआवजा दे कारोबारियों को। तो सवाल है कि देखिए, उचित मुआवजा की मांग आप करें, ठीक है, लेकिन उसमें इन चीजों को जोड़ देना कि जीएसटी, नोटबंदी, जिसको हम काफी आगे पार कर चुके हैं और तमाम कारोबारियों को भी अब जीएसटी का जो सिस्टम है वो सुविधाजनक लगता है। उन्हें भी लगता है कि काफी ट्रांसपेरेंसी आई है। हालांकि शुरू में डर था उन लोगों को, लेकिन धीरे धीरे अब जो लोग इस बात को समझने लगे हैं। खैर, तो ये ट्वीट हुआ अखिलेश यादव का, उसके बाद राजनीति शुरू हो गई और जाहिर सी बात है राजनीति होनी ही थी कि आप अगर किसी तरह के दुख की घड़ी में अगर आप संवेदना प्रकट करते हैं तो वहां तक तो बात समझ आती है, लेकिन संवेदना के साथ में आप राजनीति करें और ऐसे कुछ मुद्दों को उसमें जोड़ दें तो उसमें राजनीति ना हो। और इसलिए जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि देखिए, इस तरह की घड़ी में, दुख की घड़ी में आप सिंपैथी रखें, आप अपील करें सरकार से कि हमें क्या करना चाहिए, आप सुझाव दें, सलाह दें, लेकिन आप इस तरीके से राजनीति ना करें। ये अच्छा नहीं है, किसी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, हम भी आप पर पलटवार करें, ये भी अच्छा नहीं है। ये तो एक घटना घटी और बताया जा रहा है कि चूंकि ईद का जाहिर सी बात त्योहार आने वाला और ईद के दौरान तमाम जो मुस्लिम भाई होते हैं, मुस्लिम बहनें होती हैं, मुस्लिम धर्मावलंबी होते हैं, वो कपड़े जरूर खरीदते हैं, किसी भी तरीके से खरीदते हैं। तो ईद के तैयारियों में तमाम जो कपड़ा कारोबारी थे वहां पर, जो बताया जा रहे करीब करीब 2 दर्जन दुकानें थी वहां पर, वो उन्होंने बहुत सारे जो है कपड़े मंगा कर रखे थे, वो सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। और जो बताया जा रहा है कि करीब करीब 10 अरब तक का नुकसान हो चुका है। हमारे साथ विश्वेश्वर टुडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है, आप जुड़े हमारे साथ। पंडित एनके शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं, शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े। तो आप लोग लगातार, आप लोग जो हमारे साथ बने रहते हैं, ये ही हमें ऊर्जा देते हैं और आपका बना रहना बहुत जरूरी होता है। तो कानपुर में आग लगी, कानपुर देहात में भी आग लगी है। कानपुर देहात में एक ऑयल फैक्ट्री थी, पुरानी ऑयल फैक्ट्री, यानी कि वहां पर जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, यानी कि खाने पीने के जो खाद्य तेल होते हैं या फिर जो वनस्पति बनाए जाते हैं, डालडा बनता है, उसकी एक फैक्ट्री थी जो काफी दिनों से बंद पड़ी हुई थी। यहीं पर ऑयल फैक्ट्री जो थी उसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि उसका मेंटेनेंस बीते दिनों शुरू हुआ था और उस मेंटेनेंस में शायद कोई गड़बड़ी ऐसी हुई होगी या फिर कुछ ऐसी लापरवाही बरती गई होगी कि वहां भी इस तरीके से आग भड़क गई और आग की लपटें जो थी वो काफी दूर तक जा रही थी। स्थानीय लोगों ने उस बात की जानकारी दी और उसके बाद जाकर आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान यहां भी काफी हुआ है क्योंकि इस कंपनी को दोबारा से शुरू किया जा रहा था। जाहिर सी बात है, अगर दोबारा शुरू होता तो यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता और काफी फायदा होता। अब ये शायद या तो पोस्टपोन हो जाए या फिर काफी वक्त के बाद इस पे काम हो, ये आग लगी। इसके अलावा लखनऊ में एक स्मृति जो अपार्टमेंट है, माफ कीजिएगा, लखनऊ में स्मृति अपार्टमेंट भी आग लगने की खबर आई। हालांकि उस आग पर समय रहते काबू पा लिया गया क्योंकि उस अपार्टमेंट में आग से जो लड़ने की व्यवस्थाएं थी वो मौजूद थी और इस वजह से ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन आप सोचिए, 3 जगह पर आग लगी, कानपुर में, हमराज मार्केट में, कानपुर देहात में ऑयल फैक्ट्री में और इसके अलावा स्मृति अपार्टमेंट लखनऊ में। तो यूपी के लिए दिन बड़ा ही खतरनाक रहा। इन सब के बीच में खबर आ गई बुलंदशहर से। बुलंदशहर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट दरअसल हुआ एक केमिकल फैक्ट्री में, लेकिन ये ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास के कई मकानों के वहां पर जहां पर ब्लास्ट हुआ उसके शीशे टूट गए, खिड़कियों के दरवाजे जो है वो दरक गए और जो वो स्ट्रक्चर था केमिकल फैक्ट्री का, एक बड़ा स्ट्रक्चर, वो एकदम ध्वस्त हो गया, बिखर गया, धराशायी हो गया। इसमें बताया जा रहा है कि 4 मजदूरों की मौत हो गई, 4 मजदूरों के परखचे उड़ गए। केमिकल फैक्ट्री थी ये और इसके अलावा कईयों के घायल होने की भी खबर है। तो फिलहाल इस बात की जानकारी जुटाई जा रही, प्रशासन इस बात को जांच रहा है कि आखिर वजह क्या थी केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की। पाया जा रहा है कि शायद जो मजदूर रहे होंगे उन्होंने जब किसी चीज को तैयार कर रहे होंगे तो उसमें शायद जो मात्राएं हैं वो जो है वो मानक के अनुरूप नहीं रही होंगी या फिर किस तरह का रिएक्शन हुआ होगा, उसके बाद से ब्लास्ट हुआ है। हालांकि इस ब्लास्ट के पीछे की कुछ दूसरे कारणों को भी तलाशा जा रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कुछ केमिकल फैक्ट्री के आड़ में कुछ गलत तरीके की चीजें वहां हो रही होंगी। हो सकता है जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने वहां पर अपना डेरा जमा रखा हो, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वो वहां पर मौजूद रहे हो। तो फिलहाल फोरेंसिक की टीम वहां पर जांच करने में जुटी है कि वहां पर क्या हो रहा है। तो देखिए, यूपी से तो ये खबरें आई, आग लगने की खबर आई, ब्लास्ट की खबर आई, लेकिन उत्तराखंड से जो खबर है यानी कि पहाड़ों से और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश लगातार कई एक जगहों पर बारिश जो है वहां पर हुई। तेज हवाओं की वजह से जो वहां का तापमान है वो काफी हद तक नीचे गिरा है। हालांकि इसके इसका प्रभाव जो है वो खेती किसानी पर पड़ने की बात भी सामने आ रही है। तो यूपी में आग लगती है, पहाड़ों पर बारिश होती है और इस बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने बाकायदा ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है।
और कहा है कि जो ऊंची चोटियां हैं पहाड़ों की, वहां पर हिमपात होने के भी आसार हैं। ठीक है कि गर्मी से पहाड़ के लोग थोड़े से जूझ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उससे उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन सबके बीच में इस बारिश की वजह से जो है वो फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। आने वाले 1-2 दिनों तक और भी बारिश होने के आसार हैं। और विक्की बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड इवनिंग विक्की बंसल जी, आप हमारे साथ जुड़े, बड़ा अच्छा लगा। हमारे साथ दूसरे भी बहुत सारे साथी हमारे जुड़े हुए जो लगातार वो जानना चाहते हैं कि आखिर देश भर में हो क्या रहा है। तो देखिए, यूपी उत्तराखंड के तमाम बातें हमने आपको बता दी। इसके अलावा बहुत सारे अपडेट हैं जो है, लेकिन फिलहाल वक्त की थोड़ी कमी है। मेरा जो है रेगुलर बुलेटिन होने वाला है और उस रेगुलर बुलेटिन में आपको तमाम जानकारियां हम आपको देंगे। इस बीच में जानकारी आपको देते हैं, शाइस्ता परवीन की जानकारी देते हैं, फटाफट अंदाज में देते हैं कि शाइस्ता परवीन का टिकट कट गया है। मेयर की प्रत्याशी थी बसपा से, वो बीएसपी से, लेकिन जिस तरीके से इनामी अपराधी घोषित हो गई, जिस तरीके से फरार है, उमेश पाल हत्याकांड में से आरोपी है, तो बसपा ने उनका टिकट काट दिया और कहा कि सिर्फ सांप छवि वाले लोगों को वो टिकट देगी। इसके अलावा अशरफ, जो कि अतीक अहमद का भाई है, उसको कल पेशी होने वाली है। तो अशरफ को प्रोडक्शन वारंट के जरिए बरेली जेल से वापस लाया जा रहा है। कल उसकी पेशी है सीजेएम कोर्ट में, लेकिन इस बार उसकी जो पेशी है वो है उमेश पाल के हत्याकांड से जुड़े हुए मामले में। अपहरण कांड में उसे जो है बेगुनाह साबित हो गया है, वो उसे साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, लेकिन वो अपहरण कांड का मामला था जिसमें अतीक, दिनेश और हनीफ को उम्र कैद की सजा मिली है। लेकिन इस मामले में, हत्याकांड के मामले में, कल उसकी पेशी होगी और उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल ये तमाम जानकारी आपको दी, आपको अपडेट किया, और ये आपको हम बस अब इजाजत आपसे चाहेंगे, क्योंकि मेरा बुलेटिन भी होने वाला है। रेगुलर बुलेटिन हमारा जो होता है उसके लिए भी वक्त, जाहिर सी बातें, चाहिए होता है, लेकिन आप लोग समय निकालते हैं। हमारी बातचीत को आप शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी अपडेट्स से अपडेट हो पाए कि आखिर क्या क्या यूपी में, उत्तराखंड में चल रहा है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। प्यार आपका बना रहे, आशीर्वाद आपका बना रहे और साथ आपका बना रहे, ये सबसे जरूरी है। तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।